हेलो एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 34वें दिन पे पहुंच गए हैं और आज हम 34th डे का सेशन स्टार्ट करेंगे। पिछले 2-3 वीडियोस में भी हमने नए नए सेंटेंस फॉर्म करने सीखे और आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए समय से जुड़े वाक्य जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आपकी घड़ी में क्या बजा है? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, यानी कितना बजा आपकी घड़ी में? 7:30 बजे हैं। It's 7:30। तो जब हम 7:30 या 3:30 या 12:30 ऐसे बोलते हैं तो हम उसे बोलते हैं 3:30। 3:30 को 3:30, 6:30 को 6:30। तुम कब उठते हो? When do you wake up? मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। I wake up every morning at 6:30। तो यहाँ पे हम समय से जुड़े हुए वाक्य सारे देख रहे हैं। कब उठते हो, कब जाते हो, इस तरीके के वाक्य। मेरी बहन लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। माई सिस्टर हैज हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock। तो लगभग 8 बजे यानी एग्जैक्ट 8 बजे नहीं करती, लेकिन 8 बजे के आसपास हो सकता है। 8 बजने में 5 मिनट पहले या 8:05 पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है अराउंड 8 o'clock, यानी 8 बजे के आसपास। टीचर स्कूल में कब पहुंचती है? When does the teacher come to school? 9 बजे से थोड़ा पहले, a little before 9। उसके स्कूल में पढ़ाई कब खत्म होती है? When are the classes over in her school? 3:15 बजे, at 3:15। तो अब हम जब सवा वाला लिखते, जैसे 6:15 लिखना हो तो हम लिखेंगे 6:15। 6:30 लिखना हो तो हम पास्ट लिखेंगे, और 3:15 या 4:15 या 5:15 ऐसे लिखना हो तो हम 4:15 लिखेंगे। तो 6:30 में 1/2 और 1:15 में 1/4। आप रात का भोजन कब करते हैं? When do you have your dinner? 7:30 बजे, at 7:30। मैं घर 3:45 बजे पहुंचता हूँ। अब यहाँ पे हमने सवा में देखा था कि 3:15 बजे हमने लिखा 3:15, लेकिन यही अगर हमें बताना है टाइम 2:45 बजे तो हम लिखेंगे 2:45। तो 2:45 का मतलब होता है 2:45 और 3:15 का मतलब होता है 3:15। पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया, तो 3:15 का मतलब 3:15, यानी 3 बज चुके हैं और 15 मिनट ज्यादा हो गए। 2:45 का मतलब होता है कि 3 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पास्ट मतलब जो हो चुका है, जो भूतकाल में हो गया। तो इस तरीके से 3 बज गए या 6 बज गए, 6:15 हो गए, तो इसलिए हमने 3:15 या 6:15 कहा। और अगर बजने वाले हैं कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं तो हम कहेंगे 4:45। इस वक्त 3:10 हुए हैं। It's 3:10 नाउ। मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है। I have to go या I have to leave at 20:4 या at 3:40। आपके पिताजी रात को घर में कितने बजे आते हैं? By what time does your father usually come home every night? वे अपने दफ्तर से कितने बजे छुट्टी करते हैं? At what time does he leave his office? वे अपने दफ्तर से 5 बजे छुट्टी करते हैं। He leaves his office at 5 और by 5 o'clock। आज क्या तारीख है? What's the date today? आज 15 दिसंबर 1976 है। It is 15th of December 1976। तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? When is your birthday? मैं नहीं जानता सर। I don't know sir। मेरी घड़ी रोज 2 मिनट आगे हो जाती है। My watch gains 2 minutes daily। अपने समय का पूरा लाभ उठाओ। Make the best use of your time। अब उसे समय की कीमत पता लग गई। Now he values punctuality टाइम। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि समय पे रहना। वह अपना समय बर्बाद करता है। He wastes his time। वह एक मिनट का पाबंद है। He is punctual to the minute। समय कितनी तेजी से बीतता है? How time flies। तो ये बोलने का तरीका है how time flies, यानी कितनी तेजी से समय बीतता है। मेरी घड़ी टूट गई है। My watch has broken। उठने का समय हो गया। It is time to wake up। उसे देर नहीं हुई है। He is quite in time। He isn't late। वह ठीक समय पर आ गया। He came at the right time। आपको आधा घंटा देर हो गई है। You are late by half an hour। हमारे पास बहुत समय है। We have enough time या we have plenty of time। करीब करीब आधी रात है। It is almost midnight। तो midnight का मतलब होता है आधी रात। हम बहुत जल्दी आ गए हैं। We are too early। टू जहाँ पे भी लगता है मतलब वो बहुत ज्यादा, जैसे टू अर्ली यानी बहुत ज्यादा जल्दी, टू फास्ट यानी बहुत ज्यादा तेज, टू स्लो यानी बहुत ज्यादा स्लो। आप बिल्कुल समय से आए हैं। 1 मिनट में मैं चला गया होता। यू आर जस्ट इन टाइम। आई वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट। अच्छे दिन आएंगे। बेटर डेज विल कम या गुड डेज आर अहेड। मैंने तो एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सेव ईच मोमेंट या एवरी मोमेंट। हर चीज का सही समय होता है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। क्या आप कुछ समय दे सकते हैं? कैन यू स्पेयर अ लिटिल टाइम? गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड।
अब यहाँ पे हम देखेंगे अनुमति, यानी जब हम परमिशन लेते हैं तो हम कैसे कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो अगर हम जैसे क्लास में टीचर आपको पढ़ाती हैं तो वो बोलते होंगे शुरू करें, तो उसको हम कैसे कहेंगे, डू वी बिगिन या शुड वी बिगिन। मैं चलूं, मे आई गो या मे आई लीव। मैं भी चलूं, मे आई ज्वाइन यू या मे आई ऑल्सो कम अलोंग। मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब आप जा सकते हैं, यू मे लीव नाउ। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, प्लीज परमिट या अलाउ मी टू गो नाउ। क्या मैं टेलीफोन कर लूं, कैन आई यूज योर फोन। क्या मैं बिजली बंद कर दूं, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट। क्या तुम्हारी वीडियो गेम खेल सकता हूँ, मे आई प्ले योर वीडियो गेम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन प्लीज। क्या मैं अपनी पुस्तक तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ, कैन आई लीव माई बुक्स विथ यू। क्या हम तुम्हारे कमरे में सिगरेट पी सकते हैं, कैन वी स्मोक इन योर रूम। हाँ, बड़ी खुशी से, ऑफ कोर्स विद ग्रेट प्लेजर। क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे, विल यू प्लीज गिव मी अ लिफ्ट या विल यू प्लीज टेक मी इन योर कार। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल ले सकता हूँ, मे आई बोरो योर बाइक फॉर अ वाइल। तो जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं कुछ समय के लिए तो हम हमेशा बोरो का यूज करते हैं। बोरो का मतलब होता है कि किसी से उधार मांगना, कि आप थोड़े समय यूज करके फिर उसे वापस कर देंगे। क्या मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ, कैन आई डिस्टर्ब यू। क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ, कैन आई स्टे इन दिस रूम। क्या हम यहाँ थोड़ा सुस्ता लें, मे वी रेस्ट हियर फॉर अ लिटिल वाइल। क्या मैं आज पिक्चर देखने जा सकता हूँ, मे आई गो टू सी अ मूवी टुडे। अब यहाँ आप देखो, प्रश्न दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तो प्रश्नवाचक सर्वनामों से, यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन से, जैसे व्हाट इज योर नेम प्लीज, आपका नाम क्या है। और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया की मदद से। तो सहायक क्रिया कैसे होती है, जैसे कि आर, तो ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं कि आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। इस दूसरे तरीके का प्रयोग अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं। इसी प्रकार दूसरी सहायक क्रियाएं जैसे इज, हैज, हैव, विल, शैल आदि को वाक्य में पहले रखकर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे इज शी अनवेल, हैज शी डन, हैज शी गॉन। हैव से हैव यू अ पेन, विल से विल यू गो या शैल से शैल यू गो। तो इस तरीके के सेंटेंस हम इंग्लिश में बना सकते हैं सहायक क्रिया से, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से, जैसे इज हो गया, एज हो गया, हैव हो गया। लेकिन हिंदी में हम सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य नहीं बना सकते हैं। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ हम प्रश्नवाचक प्रोनाउन से ही वाक्य बना सकते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे। सेकंड पॉइंट है, आज्ञा मांगने के लिए अंग्रेजी में मे शब्द का प्रयोग होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आज्ञा के लिए यही एकमात्र शब्द है। कुछ और शब्द भी हैं जिनके द्वारा आज्ञा मांगी जा सकती है, जैसे शैल वी सेट आउट नाउ, क्या हम अब चल पड़े। कई बार तो मे शब्द द्वारा मांगी हुई आज्ञा सही नहीं लगती है। जैसे मान लीजिए कि आंधी आ गई हो तो उसे देखते हुए मे आई शट द विंडो न कहकर शुड आई शट द विंडो कहना सही व उपयुक्त होता है। हिंदी में दोनों वाक्यों का अर्थ है क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। तो हिंदी में तो वाक्य का मतलब है क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। तो मे का मतलब होता है कि हम परमिशन ले रहे हैं। शुड का मतलब होता है कि परमिशन तो हम ले रहे हैं लेकिन उस पर ज्यादा हम प्रेशराइज कर रहे हैं क्वेश्चन पे। जैसे अब आंधी आ गई है तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही, धूल उड़ रही है, तो हम खिड़की बंद करेंगे ही करेंगे। फिर भी हम एक पोलाइट वे में हम पूछ लेते कि क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। तो यहाँ पे मे का यूज करना ठीक नहीं होगा, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस में हमें शुड का यूज करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और इसके साथ ही हमारा 34वें दिन का भी सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ एक नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।